कभी सोचा है कि विरासत में मिली 15 कंपनियों को लेकर उसे 95 कंपनियों के एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदलना कैसा होगा? ये जेआरडी टाटा की कहानी है और आज हम उनकी उस शानदार सोच को समझने वाले हैं जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। तो आखिर कोई ये करता कैसे है? इस विश्लेषण में हम जेआरडी टाटा के प्लेबुक को डिकोड कर रहे हैं। भारत के वो इकलौते उद्योगपति जिन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया। लेकिन देखिए, ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं था। ये तो एक ऐसी विरासत बनाने के बारे में था जो एविएशन से लेकर आईटी तक भारत के पूरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो उनकी पहली रणनीति क्या थी? एक ऐसी समस्या खोजो जिसे कोई और हल नहीं कर रहा और फिर उसे कम से कम लागत में हल कर दो। चलिए देखते हैं कैसे। तो उस समय समस्या ये थी कि ब्रिटिश डाक कराची तो पहुंच जाती थी, लेकिन उसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई तक पहुंचाना एक बहुत ही धीमा और थकाऊ काम था। जहां अंग्रेजों को एक सिरदर्द नजर आ रहा था, वहीं एक लाइसेंस प्राप्त पायलट जेआरडी टाटा को एक सुनहरा मौका दिखाई दिया। अब देखिए, नए हवाई अड्डे बनाने या महंगे नए विमान खरीदने के बजाय उन्होंने अंग्रेजों के साथ ही बातचीत की कि क्यों ना उनके ही हवाई अड्डों और कर्मचारियों का इस्तेमाल किया जाए। इस एक शानदार कदम ने उनकी शुरुआती लागत को सीधे सीधे 40% तक कम कर दिया। और नतीजा? टाटा एयरलाइंस ने 99.4% की एक अविश्वसनीय पंक्चुअलिटी हासिल की, जो ब्रिटिश इंपीरियल एयरवेज के 80% से कहीं कहीं बेहतर थी। उन्होंने सिर्फ मुकाबला नहीं किया, बल्कि एक्सेलेंस का एक नया स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया। चलिए, अब देखते हैं कि कैसे जेआरडी ने उन स्ट्रगलिंग एसेट्स में वो संभावनाएं देखीं जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर रहे थे और उन्हें इंडस्ट्री जायंट्स में तब्दील कर दिया। उनकी दूसरी रणनीति थी दूसरों के कचरे में खजाना ढूंढना। उन्होंने गुजरात में एक फेल हो रहे नमक प्लांट पर नजर डाली, जो लगातार 8 सालों से घाटे में चल रहा था। लेकिन जहां दूसरों को सिर्फ नाकामी दिख रही थी, जेआरडी को वहां छिपा हुआ सोना नजर आया, निर्यात के लिए एक बंदरगाह और जरूरी कच्चे माल की नजदीकी। लेकिन असली खेल नमक का था ही नहीं, असली गेम चेंजर था सोडा ऐश, एक बहुत जरूरी केमिकल जिसे भारत उस समय इंपोर्ट करता था। इसे देश में बनाकर टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं बना रहे थे, बल्कि दर्जनों दूसरी भारतीय इंडस्ट्रीज के लिए एक पूरी सप्लाई चेन को मुमकिन कर रहे थे। और टाटा के इस विजन के तहत वो असफल कंपनी, उसका कारोबार 40 सालों में 800 गुना बढ़ गया और वो एशिया की टॉप केमिकल प्रोड्यूसर बन गई। अब आते हैं उनकी सबसे स्थायी रणनीति पर। जेआरडी जानते थे कि कोई भी इंसान अकेले 95 कंपनियां नहीं चला सकता। एक साम्राज्य बनाने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा, एक नेताओं का सिस्टम और दूसरा डेटा का सिस्टम। उन्होंने एक शानदार 3 स्तरीय ढांचा बनाया। सबसे ऊपर एक चैरिटेबल ट्रस्ट जो मुनाफे को समाज के लिए इस्तेमाल करता है, बीच में एक होल्डिंग कंपनी जो रणनीति तय करती है, और सबसे नीचे अलग अलग कंपनियां जिन्हें आज़ादी से काम करने की छूट थी। वो हर जगह तो हो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने एक नेता बनाने की फैक्ट्री बना दी, टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी TAS। इसे भारत की एलीट सिविल सर्विस IAS की तरह डिजाइन किया गया था, जो साम्राज्य के लिए भविष्य के CEO तैयार करती थी। टास का फलसफा बड़ा सीधा था। लीडरशिप किताबों से नहीं बल्कि अनुभव से सीखी जाती है, इसीलिए 70% ट्रेनिंग सीधे काम पर होती थी, जिससे ये पक्का होता था कि नेता सिर्फ सिद्धांतवादी न हो बल्कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। और उनका डेटा सिस्टम? अरे वो कोई ग्लोबल IT एम्पायर बनाने की योजना से नहीं बना था, वो तो एक अंदरूनी समस्या को सुलझाने के लिए पैदा हुआ था। दर्जनों कंपनियों को कागज और फाइलों से मैनेज करना अब नामुमकिन हो गया था, और बस इसी जरूरत से TCS का जन्म हुआ। आज वो अंदरूनी डेटा डिपार्टमेंट TCS इतना विशाल है कि उसकी अकेले की वैल्यूएशन कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं से भी ज्यादा है, और ये पूरे टाटा साम्राज्य के मूल्य का लगभग आधा हिस्सा है। तो असल बात यह है कि इन सारी रणनीतियों ने मिलकर सिर्फ एक व्यवसायों का समूह नहीं बनाया, उन्होंने एक राष्ट्रीय संस्थान का निर्माण किया। उनकी विरासत सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में नहीं थी, बल्कि राष्ट्र के निर्माण के बारे में थी। जैसा कि ये कोट बताता है, उनका लक्ष्य एक ऐसी नींव रखना था जिस पर पूरा देश खड़ा हो सके।
भारतीय विमानन के जनक होने से लेकर देश की आर्थिक योजना बनाने में मदद करने तक उनका प्रभाव हर जगह था। भारत रत्न सिर्फ एक पुरस्कार नहीं था, यह एक ऐसे जीवन की स्वीकृति थी जो व्यापार से परे राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित था। और उनकी अंतिम प्रतिभा, यह जानना कि कब पद छोड़ना है। उन्होंने न केवल एक साम्राज्य बनाया, बल्कि ये भी पक्का किया कि सही नेतृत्व और प्रणालियां मौजूद हों ताकि यह उनके बिना भी फलता फूलता रहे। तो ये हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, तेजी से विकास के इस युग में हमेशा के लिए टिकने वाली चीजें बनाने से क्या सीखा जा सकता है। JRD टाटा की विरासत हमें याद दिलाती है कि सबसे स्थायी साम्राज्य रफ्तार से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता और एक मकसद से बनाए जाते हैं।